आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की बुक है। तो पहला अध्याय क्या है इसका? एक सेकेंड। पहला है भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया होगा। अब विश्व के एवं विभिन्न भागों में भौगोलिक तथ्यों से परिचित होंगे। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध में विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रशासनिक प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर कहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान एवं अनेक रूपों को प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए आसपास के 6 संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं और खाद्य पौधों पर आश्रित होता है। समय बीतने के साथ हमें तकनीकों का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए हम आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों व वस्तुओं की मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। धातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल और उसका परिष्करण सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने और समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे कि मानचित्र में परिवर्तित गोलक को भी समझने और धरातल का दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, सागरीय मानचित्र कला, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है? आप जानते हैं कि भूगोल हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं, इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, नदियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से भिन्नता पाई जाती है। जो सांस्कृतिक विकास में पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित गांवों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों और मानव जाति अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त विभिन्नता को भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के संबंध में समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपने तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों के द्वारा मंचित किया है। जब आप पहले से पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है को उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जाए तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का वर्णन इरेक्टस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईस्वी पूर्व में किया गया था। यह ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द जियो पृथ्वी और ग्राफिक्स वर्णन से प्राप्त किया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से परिचित हैं कि यथार्थ बहुआयामी होती है और पृथ्वी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य सह विज्ञान, समाजीय विज्ञान के अनेक सहयोग जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नव विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों के विज्ञान वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका संगठन का नियंत्रण
संबंधित भूगोल सभी प्राकृतिक व सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका विश्लेषण, उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता व कई असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संबंधों में भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों पर विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भेदन करते जो कि विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणतः फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह विभिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश, उपलब्ध आदि से भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोल वेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचों में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में नहीं सहायक होता, अपितु तथ्य के अपूर्वानुमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने को भी मिलता है। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्थैतिक नहीं, अपितु गत्यात्मक होते हैं। सतत परिवर्तनशील पृथ्वी अथवा अर्थक और निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतः प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूल, एडाप्टेशन और अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के संग्रहित परिवेश प्राकृतिकरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में के क्षितिज में परिवर्तन कर दिया है। तकनीकी में क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया और अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। इससे उत्पादन के पैमाने और श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण और मानव की अनून क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप में व्यक्त किया जाता है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी और मरुस्थल का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी, बाग, बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था में स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने स्वतंत्र अपनी छाप छोड़ी है। प्रकृति के सहयोग से नई संभावना का सृजन किया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति संभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतः प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन और संचार के संचार के साधनों के जाल और पदानुक्रम केंद्रों के माध्यम से जेल समाकल्पित और संगठित हो चुके हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं? दूसरा, कुछ प्रश्न पृथ्वी सांस्कृतिक तत्वों के विषय में संबंधित है कि कहाँ पर सम्मिलित होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन सा तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही उपागम बहुत प्रचलित है। इन 2 प्रश्नों के तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भौगोलिक एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका है। तीसरा, तृतीय प्रश्न उठता है कि तत्वों और तथ्यों का मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा होना। भूगोल का यह पक्ष
भूगोल का पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ? इस विषय में भूगोल का कोड क्षेत्र संबंधित होता है। स्थानीय विशेषताओं और गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र तथ्यों के वितरण, स्थिति और केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए इसका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के भय गत्यात्मक अंतःप्रयास से उपजे तथ्यों के बीच सहचर्य और अंतर्संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो कि क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इस उपागम की प्रकृति समयागतात्मक होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक नाम प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक एवं सामाजिक प्राचीन पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण को बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के अंतरपृष्ठ इंटरफेस से मदद है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साचर को पद्धतिक्रमी बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े होते हैं क्योंकि इनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानीय संदर्भ में यथार्थता को समग्रता समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल को न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान के तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता या समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानीय दूरी स्वयं विश्व के इतिहासों की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक है। क्षेत्र विस्तार की लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दियों में कई देशीय क्षेत्रों में सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है परंतु उसमें विद्वान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं और अप्रव्रजकों की सुविधा देते रहे। समुद्र किनारे